प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल में बीए पाठ प्रथम से संबंधित राजस्थान भौतिक प्रदेशों के बारे में। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप को भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग तथा उत्तर के विशाल मैदान का अंग माना जाता है। राजस्थान के उच्चावचीय व जलवायु लक्षणों के आधार पर कुल 4 भौतिक विभाग किए जाते हैं। पहला भौतिक विभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान के अंग माने जाते हैं तथा अरावली व दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंग माने जाते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम इन चारों भौतिक प्रदेशों की मुख्य विशेषताओं की एक ऊपरी तौर पर चर्चा करेंगे। पहला, मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भूभाग को मरुस्थलीय प्रदेश धारण करता है तथा स्वरूप का 58% भाग धारण करता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 40% मरुस्थलीय प्रदेश में निवासरत है, जो कुल 12 जिले में विस्तृत पाई जाती है। मिट्टी बलुई या रेतीली प्रकार की, जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क मिलती है। यह भाग तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। दूसरा मुख्य प्रदेश अरावली, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 8.6% क्षेत्रफल को धारण करता है, स्वरूप का 9.3% भाग धारण करता है, 10% जनसंख्या धारण करता है। 7 मुख्य जिले तथा शाखाओं सहित विस्तार की बात की जाए तो 13 जिलों में अरावली का विस्तार प्रभाव मिलता है। यहाँ मुख्य मृदा पर्वतीय प्रकार की मिलती है, उपाद्र जलवायु तथा यह भाग गोंडवाना लैंड का अंग माना जाता है। तीसरा मुख्य विभाजन पूर्वी मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23.3% भाग को धारण करता है, स्वरूप भी 23.3% ही है। लगभग 39% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है। जिले की बात की जाए तो लगभग 10 जिलों में पूर्वी मैदान का विस्तार मिलता है। यहाँ मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ या दोमट प्रकार की मिलती है, जलवायु आर्द्र प्रकार की मिलती है। यह भूभाग को गंगा यमुना मैदान का अंग माना जाता है। चौथा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल के 6.89% भाग को धारण करता है। स्वरूप की दृष्टि से बात करें तो 9.3% भाग धारण करता है। जनसंख्या लगभग 11% निवासरत है। 7 जिलों में दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार मिलता है। यहाँ की मुख्य मृदा काली कपासी रेगुर मिट्टी है, जलवायु अति आर्द्र प्रकार की तथा यह भाग गोंडवाना लैंड का अंग माना जाता है। राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करने का कार्य प्रोफेसर वीसी मिश्रा एवं आर.एल. सिंह सर ने किया था। प्रोफेसर आर.एल. सिंह सर ने राजस्थान को 2 मुख्य, 4 उप तथा 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। 2 मुख्य प्रदेश, पहला राजस्थान और दूसरा राजस्थान पठार के रूप में विभाजित किया। राजस्थान के पुनः 2 विभाजन किए, मरुस्थलीय राजस्थान बांगड़, उसके बाद अरावली और चंबल बेसिन, अर्थात 2 मुख्य राजस्थान और राजस्थान पठार थे। उसके बाद 4 उप वर्गीकरण जो थे, उसमें पहला मरुस्थलीय, दूसरा राजस्थान बांगड़, तीसरा अरावली, चौथा चंबल बेसिन। मरुस्थलीय भाग में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर 3 उपविभाजन किए। राजस्थान बांगड़ के 4 उपविभाजन किए, गग्गर, शेखावटी, नागौर, लूनी। अरावली के 3 उपविभाजन किए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा दक्षिणी अरावली। चंबल बेसिन को 2 भागों में निम्न चंबल व लंबवत में विभाजित किया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, जिनकी हम आगे चर्चा करते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर के अनुसार किया गया पहला भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण, जिसका नाम था पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसका विस्तार बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर तक बताया गया। मरुस्थलीय भूमि, अम्ल वर्षा
वनस्पति का अभाव, वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर तक इसकी मुख्य विशेषता उन्होंने बताई। दूसरा प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश, इसका विस्तार झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर तक। न्यून वनस्पति, वार्षिक वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी मुख्य विशेषता उन प्रोफेसर मिश्रा सर द्वारा बताई गई। तीसरा वर्गीकरण उन्होंने नहरी प्रदेश के रूप में किया। इसका विस्तार श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के नहर सिंचित भाग को इन्होंने नहरी प्रदेश के नाम से प्रकट किया। चौथा अरावली प्रदेश, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में इसका मुख्य विस्तार बताया, जहाँ की पर्याप्त वर्षा इसकी मुख्य विशेषता उन्होंने व्यक्त की। पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़ जिलों में विस्तार। यह भाग मैदानी व पठारी दोनों की विशेषताएं धारण करता है। अगला प्रदेश दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, जिसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ जिलों में। यहाँ की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक उन्होंने प्रकट की। अंतिम चंबल बीहड़ प्रदेश, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में उन्होंने इसका विस्तार बताया, वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक बताई। तो यह सामान्य वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर के द्वारा किया गया। अब हम एक राजस्थान के सामान्य भौगोलिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। राजस्थान के सामान्य भौगोलिक प्रदेश, सामान्य वर्गीकरण की। हम राजस्थान के सामान्य भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण को निम्न आधार पर विभाजित करते हैं। 4 मुख्य प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शुष्क प्रदेश तथा अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः 2 भागों में, रेतीला प्रदेश तथा बालुका मुक्त प्रदेश। इसी प्रकार अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में, लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावटी प्रदेश तथा गग्गर प्रदेश में विभाजित किया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा दक्षिणी अरावली 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को बनास बेसिन, जिसमें मुख्य बनास बेसिन के भी 2 पार्ट किए जाते हैं। मुख्य बनास बेसिन, मालपुरा और करौली का मैदान तथा दूसरा चंबल बेसिन। एक तीसरा माही बेसिन को भी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार को अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणी, नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान तथा शाहबाद उच्च प्रदेश, झालावाड़ का पठार तथा डग गंगधार उच्च प्रदेश के रूप में विभाजित करते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मुख्य रूप से ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलती है, जबकि चौड़ाई 300 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर मिलती है। इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार मिलता है। इयोसिन व प्लेस्टोसिन काल तक समुद्र का विस्तार माना जाता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू जिलों में इसका मुख्य रूप से विस्तार मिलता है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में पंजाब, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, जिसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में भी जाना जाता है, तथा पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा इस भौतिक प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। इस भौतिक प्रदेश का ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर
मिलता है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। यहाँ लगभग 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित मिलता है। विश्व का सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, वनस्पति युक्त भूमिगत जल भंडार, कृषि फसल, खनिज संपदा, पशु संपदा से संपन्न यह प्रदेश मिलता है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से निर्मित विश्व का यह एकमात्र मरुस्थल है। कुल थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व पंजाब राज्यों में इसका विस्तार मिलता है तथा 15% भाग पाकिस्तान में मिलता है। थार मरुस्थल 5000 वर्षों की देन माना जाता है। लगभग इसका जो काल है वो 5000 वर्ष माना जाता है। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में विभक्त करते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा यह विभाजन किया जाता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वह रेखा है जो मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क दो विभागों में विभाजित करती है। हम प्रारंभ में बात कर रहे हैं शुष्क या रेतीले मरुस्थल की, तो हम यह बात करते हैं शुष्क मरुस्थल को भी पुनः हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। बालू का स्तूप युक्त जो लगभग 58.5% भाग तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% पाया जाता है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण मैकी ने 1979 में किया था। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूपों के प्रकार की। बालू का स्तूपों के प्रकार में सबसे प्रमुख प्रकार रेखीय या अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वह पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर होती है। यह मुख्य रूप से जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग, रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में लंबवत समानांतर श्रेणी के रूप में पाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण शोर महोदय ने 1989 में किया था। तय यह वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, सीफ, दूसरा वनस्पति युक्त रेखीय और तीसरा पवन विमुख रेखीय के रूप में किया। ढाल का कोण पवनानुवर्ती भाग में 9 डिग्री से 14 डिग्री तथा पवन विमुख भाग में 2 डिग्री से 3 डिग्री मिलता है। इसका विकास एकाकी पहाड़ी किनारों पर पाया जाता है। दूसरा बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप अनुप्रस्थ प्रकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। सर्वाधिक ऊंचाई मध्यवर्ती भाग में मिलती है। यह सर्वाधिक गतिशील, नवीन, बालूयुक्त, रंध्रयुक्त तथा वनस्पति विहीन होते हैं। इसका पवनानुवर्ती भाग लंबा, पूंछनुमा, शीर्ष अर्धचंद्राकार तथा आखिरी भाग गर्तनुमा होता है, जिसे ढाड या थली कहा जाता है। बरखान अधिकतर 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में मिलते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, लूनकरणसर, करणी माता, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, भालेरी, सीकर, मेढा नदी घाटी, ओशिया, जोधपुर, नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन में इनका विस्तार मिलता है। जैसलमेर रामगढ़ का चट्टानी भाग बरखान के लिए एक आदर्श सतह उपलब्ध कराता है। सीफ एक अनुदैर्ध्य प्रकार के स्तूप होते हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसे सीफ कहा जाता है। तीसरा प्रकार अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो पवन दिशा के समकोण पर बनते हैं। जब पवन का एक ही दिशा में दीर्घकालीन प्रवाह होता है तो पवन दिशा के समकोण पर निर्मित स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। इसका निर्माण गहरे बालू क्षेत्र में मंद वायु द्वारा होता है। इसकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर, स्तूपों के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। पूगल के चारों ओर रावतसर, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में इनका विस्तार मिलता है। अगला प्रकार
पैराबोलिक बालू का स्तूप महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन की आकृति में या सेवण प्रारूप में इनका निर्माण होता है। इनका अपवहन गर्तों में निर्माण होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 10 से 25 मीटर ऊंचा युक्त बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनकी भुजाएं 3 से 4 किलोमीटर लंबाई दक्षिण पश्चिम में तथा 500 मीटर उत्तर पूर्व में होती है। ढाल का कोण पवनानुवर्ती भाग का 2 से 4 डिग्री मिलता है, जबकि पवन विमुख भाग का 14 से 16 डिग्री के आसपास मिलता है। इसका निर्माण बरखान के किनारे के टूटने, मध्य भाग में कटक के रूप में बालू के जमाव होने से होता है। ये सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलते हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक मिलती है। तारा बालू का स्तूप अनियमित पवन प्रवाह क्षेत्र में जैसलमेर के मोहनगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में श्रृंखलाबद्ध 10 से 25 मीटर की ऊंचाई में तारा बालू का स्तूप मिलते हैं, जो कि स्टार की आकृति में पाए जाते हैं। अगला बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप पैराबोलिक, रेखीय व अनुप्रस्थ के मध्य 8 से 12 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। यह सामान्य रूप से उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। बर्खोनाइट्स 15 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में 20 से 45 मीटर की ऊंचाई में अंडाकार आकृति में मिलते हैं। इनकी दिशा दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अवरोधी बालू का स्तूप छोटी जाड़ी, मृत पशु कंकाल, पेड़, भवन या किसी स्थान के अवरोध से निर्मित होते हैं। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़, जोबनेर, सीकर पहाड़ियाँ, हर्ष पहाड़ियाँ, कुचामन पहाड़ियों के सहारे इनका निर्माण मिलता है। ऊंचाई 10 से 50 मीटर मिलती है। अवशिष्ट अवरोधी जीवावशेष युक्त स्तूप भी इन्हें कहा जाता है। अंतिम बालू का स्तूप का प्रकार स्क्रव काफीज बालू का स्तूप, झाड़ी, घास झुंड के सहारे जिनकी ऊंचाई 5 मीटर से कम होती है, यह अत्यधिक अस्थिर होते हैं, स्क्रव काफीज बालू का स्तूप कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में 9 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों के अलग अलग विशेषताएं को हमने इस सारणी के माध्यम से समझा। अगला जो हम बात करेंगे वह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। रेतीले मरुस्थल के पूर्व में बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। टर्शियरी तथा प्लेस्टोसिन समकालीन परतदार चट्टानें जो चूना पत्थर सेल से निर्मित है, वह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में मिलती है। इसे बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। इस भाग में आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने कोणधारी वनों के जीवाश्म मिलते हैं। इस क्षेत्र में टर्शियरी चट्टानों में तेल व गैस के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। अवसादी सेलों में भौम जल भंडार लाठी सीरीज जो पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैली है, जिसमें चंदन नलकूप स्थित है। इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय मैदान या राजस्थान बांगड़ प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम एक वीडियो जिसमें मुख्य रूप से मानचित्र के द्वारा भी इस संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।